गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 108 पर आ जाइए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए 107 टेस्ट इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 108 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए या लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। ठीक है, रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब लिखा है जिसमें, उसी के राइट साइड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो निम्नलिखित पर विचार करना है। बंदरगाह यानी पोर्ट और अवस्थिति कौन सा कहाँ पर है, और बताना कि कौन सा सुमेलित है इनमें। न्याहवास सेबा के सामने गुजरात लिखा है, मुर्मुगांव के सामने कर्नाटक, एन्नौर के सामने लिखा है केरल। कल पीसीएस का टेस्ट डाला था, उसमें अगर वो आपने देखा होगा तो उस पर कुछ चर्चा की गई थी एक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसको देखोगे तो करेक्ट कर ले जाओगे अगर देखा होगा तो। देखिए, यह है अपना प्यारा भारत, यह है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी तट, और यह है पूर्वी तट। यहाँ के बंदरगाह अलग हैं, यहाँ के बंदरगाह अलग हैं। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय बंदरगाह है या पश्चिमी तटीय बंदरगाह नहीं है। एक आध पूर्वी घाट का रख देगा उसमें। तो न्याहवा सेवा जो है महाराष्ट्र में है, गुजरात में नहीं है। मुंबई पोर्ट के बोझ को कम करने के लिए इसको बनाया गया बाद में। मुर्मुगांव गोवा में, कर्नाटक में नहीं है। कर्नाटक में न्यू मंगलोर है, दूसरा भी गलत है। एन्नौर कर्नाटक में, केरल में नहीं है। केरल में तो कोच्चि पोर्ट है। तो सारे के सारे तो गैर सुमेलित हो गए, कोई भी सुमेलित नहीं है उपरोक्त में से। डी है इसका आंसर। तो देखिए, यह है भारत के पश्चिमी तटीय बंदरगाह, यह है भारत के पूर्वी तटीय बंदरगाह। पश्चिमी तटीय बंदरगाह में कांडला बंदरगाह, मतलब दीनदयाल पोर्ट इसका नाम रखा गया 2018 में बदलकर, गुजरात में है। ये मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको न्याहवा सेवा भी बोलते हैं, यह है महाराष्ट्र में। मुंबई पोर्ट के बोझ को, ठीक है, कम करने के लिए इसको बाद में बनाया गया। मुर्मुगांव गोवा में, कर्नाटक में नहीं है। कर्नाटक में न्यू मंगलोर है, और कोच्चि है केरल में। अब पूर्वी तटीय बंदरगाह पर आ जाइए। भारत के कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, एन्नौर तमिलनाडु में। एन्नौर कर्नाटक बोलती है क्या मैंने? देखिए, एन्नौर तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखना ये सब इंपॉर्टेंट बंदरगाह है जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब यूपीएससी ये तो पूछेगी नहीं कि कौन सा कहाँ पर है। हाँ, एन्नौर दे सकती है और न्याहवा सेवा दे सकती है। ठीक है, अवस्थिति के लिए या इनमें से दे सकती है मुर्मुगांव, न्यू मंगलोर। ऐसे ये कलकत्ता नहीं दे सकती, पारादीप तो सभी को पता है, विशाखापट्टनम ही दे सकती। ठीक है, मछलीपट्टनम दे सकती है विशाखापट्टनम की जगह। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, तीन तीन, और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है, सुमेलित नहीं है। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में सार्क का सबसे नया सदस्य बना, और सार्क संगठन का मुख्यालय एवं सचिवालय नेपाल के काठमांडू में है। और मालदीव सार्क का सदस्य नहीं है। मालदीव तो सार्क का सदस्य है ना, म्यांमार नहीं है। तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा वाला गलत है। सार्क का सदस्य है मालदीव। ठीक है, अगर म्यांमार होगा वो नहीं है सार्क का सदस्य। तो थर्ड को एलिमिनेट करके 1 और 2 बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए, कहाँ पर हुई थी? ढाका में। ठीक है, सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करके की गई थी। और अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क के इसका सदस्य बना था, सार्क का। और सार्क का मुख्यालय में जो सचिवालय है वो नेपाल के काठमांडू में है, राजधानी में। अब सार्क के 8 सदस्य देश हैं, कौन कौन से शामिल हैं? इंक्लूडिंग भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव भी है। नहीं है तो म्यांमार, याद रखिएगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न यही होता है मालदीव म्यांमार में। तो तीसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किया करते थे वृक्षों की, पशुओं की, इंद्र की।
देखिए, इंद्र की पूजा तो वैदिक सभ्यता का लक्षण है ना। वैदिक लोग पूजते थे इंद्र को, सिंधु घाटी सभ्यता के तो नहीं पूछते थे। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। कितने कट जाएंगे? एक दो। तो वृक्षों की करते थे, पशुओं की करते तो एक और दो, बी हो जाएगा इसका आंसर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। इनके भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ मंदिर की संज्ञा दी गई है, जो निम्नलिखित तरह से चित्रित है। ठीक है, देवता के एक तरफ हाथी है, एक तरफ बाघ है, एक तरफ गेंडा, और उसके सिंहासन पर पीछे भैंसे का चित्र है, और उसके पैरों के पास दो हिरण के चित्र हैं। ठीक है, ये मूर्ति पूरी बनती है पशुपतिनाथ महादेव की। देखिए, इनके पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र बनाए गए हैं, जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक है, इंद्र की बात करें तो वैदिक देवता थे, ना कि सिंधु सभ्यता के। गलत है तीसरा स्टेटमेंट। प्रश्न क्रमांक संख्या 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, धार्मिक सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयासों से 1930 में शारदा अधिनियम पारित किया गया, और शारदा अधिनियम के द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बालक और 14 वर्ष से कम आयु की बालिका के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। बिल्कुल करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, लेकिन पहला वाला गलत नहीं, पहला वाला गलत है। ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयासों से थोड़ी, देखिए शारदा अधिनियम लिखा है। ठीक है, तो नाम ही होगा किसी का शारदा, ईश्वरचंद विद्यासागर तो नहीं है। ठीक है, पहला वाला गलत है, केवल दूसरा वाला सही है। और वो नाम कौन सा है? वो नाम है हरविलास शारदा। तो शारदा एक्ट के बारे में जाने तो देखिए, समाज सुधारक हरविलास शारदा के अथक प्रयासों से वर्ष 1930 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर के नहीं, गलत है पहला स्टेटमेंट। इस अधिनियम के द्वारा बालक की आयु 18 वर्ष से कम होगी, और बालिका की आयु यदि 14 वर्ष से कम होगी तो उनका विवाह जो है वो अवैध होगा, अवैध घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। एक रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशिंग स्टेबिलिटी रिपोर्ट। कौन सी संस्था जारी करती है इसको? इसको वही संस्था जारी करती है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकालती है, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और वर्तमान में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 190 सदस्य देश हैं। कल की एक्सप्लेनेशन में 189 लिखा है। ठीक है, जबकि करंट स्थिति, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 190 है। कोई क्वेश्चन डालेंगे तो उसमें रख देंगे। तो देखिए, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है, मतलब 6 महीने में एक बार, तो साल में 2 बार आती होगी। ठीक है, जो वैश्विक वित्तीय बाजारों की स्थिरता और उभरते बाजारों के वित्त पोषण का आकलन करती है। और सामान्यतः रिपोर्ट प्रतिवर्ष यानी सालाना 2 बार, एक बार अप्रैल में निकलती है, एक बार अक्टूबर में जारी की जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य रिपोर्ट हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा निकाली जाने वाली। एक है फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट, यानी राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट, और दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो 2013 में पूछी गई थी ये रिपोर्ट कौन निकालता है, यूपीएससी सिविल सेवा के प्रीलिम्स में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 4 में से एक पक्का गलत है। देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया। ठीक है, अब यहाँ 16 की जगह 17, 18 कुछ भी हो सकता है। वर्ष 2020 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम आर्द्रभूमि और जैव विविधता थी। वर्ष 2021 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम आर्द्रभूमि और जल थी। 2 फरवरी 1971 में इराक के रामसर शहर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्रभूमि पर एक अभिसमय को अपनाया गया था। देखिए, पढ़ते पढ़ते निकल जाते हैं कभी कभी, और ये जो है गलत हो जाता है। अधिकतर सोच यही रह जाती है, आर्द्रभूमि और जैव विविधता थी क्या, या आर्द्रभूमि और जल थी क्या। कुछ ऊपर नीचे करने लगते हैं, अच्छा 21 की होगी, 20 की होगी, लेकिन यहाँ तो पढ़ लो क्या लिखा है, इराक लिखा है ना, और रामसर शहर तो ईरान का है। तो करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, और ये वाला जो है इनकरेक्ट है, ईरान होगा, ईरान के शहर। तो देखिए, पूरी दुनिया में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन लोगों और हमारे प्लैनेट के लिए आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसी दिन यानी 2 फरवरी वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्रभूमि पर एक अभिसमय
यानी कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को अपनाया गया। गलत है डी वाला विकल्प। अब देखिए क्या होते हैं वेटलैंड, आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं। देखिए नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्रों को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड वैसे क्षेत्र हैं जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी हैं। देखिए आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। भारत में आर्द्र भूमि ठंडे एवं शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों और दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली हुई है। ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया है थंबनेल में, निम्नलिखित में से मतलब विगत 4 वर्षों में विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम कौन सी नहीं रही। तो 3 में से जो सी वाला उत्तर है वो नहीं है, मतलब पर्यावरण और जैव विविधता नहीं रही है। उसमें एक 21 की थीम है, एक 20 की थीम है, एक 19 की थीम है, एक 18 की थीम होनी चाहिए। 18 की थीम क्या थी, सतत विकास के लिए, ठीक है, मतलब भविष्य के लिए आर्द्रभूमि। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत में मिले पहले और दूसरे कोरोना वेरिएंट को नाम दे दिए हैं। क्यों दिए हैं उसने, क्योंकि बड़ा द्वंद्व हो रहा था, दूसरे देशों के नाम से पुकारने जाने लगे थे। ठीक है, हाल ही में पाकिस्तान ट्वीट करने लगा था कि एक केस मिला है वहाँ पर, उसको भारत वायरस बोल दिया। ठीक है, इंडियन कोरोना वायरस से पीड़ित हुआ हमारा पहला मरीज को इस तरह से। ठीक है, या फिर हम भी दूसरे देश भी कहने जाने लगे थे कि चीन का वेरिएंट है, या फिर यूनाइटेड किंगडम का, ब्रिटेन का वेरिएंट है, इस तरह से। तो इस द्वंद्व को कम करने के लिए, ठीक है, WHO ने नाम दे दिए हैं। किसी को अल्फ़ा दिया, किसी को बीटा दिया, किसी को कप्पा, किसी को डेल्टा। अब भारत के वेरिएंट को क्या नाम दिया है, पहले और दूसरे को, डेल्टा और कप्पा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO ने भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के B16172 वेरिएंट को डेल्टा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, डेल्टा नाम दिया इसको। और यहाँ मिले एक अन्य वेरिएंट V16171 को, ठीक है, कप्पा के नाम से जाना जाएगा। और कोरोना के इन स्वरूपों की पहचान सबसे पहले जो है अक्टूबर 2020 में भारत में हुई थी। देखिए WHO ने ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के आधार पर दुनिया के दूसरे देशों में मिले वेरिएंट्स का भी नामकरण किया है। और यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब कोरोना के अलग अलग वेरिएंट को देशों के नाम से जोड़ने को लेकर विवाद हो रहा था। B16172 वेरिएंट को इंडियन कहे जाने पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई थी। ठीक है, और बिल्कुल सही समय पर यह नाम दे दिए गए हैं, डेल्टा, कप्पा, वरना देशों के नाम से। और अभी भी जो है छोड़ेंगे नहीं लोग, ये न्यूज़ चैनल वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला है, यह एक केंद्र क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्र क्षेत्र के केंद्र प्रायोजित है। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देगा और भारत जो है विश्व स्तर पर बागवानी फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बागवानी फसलें, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, दूसरा है कि पहला है, दूसरा ही है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्र क्षेत्र की योजना है। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देगा। कि तो तीनों के तीनों करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर। तो देखिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पहचान किए गए बागवानी क्लस्टर का विकास करना, यानी उसको विकसित करना, ताकि उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा योग्य बनाया जा सके। करेक्ट है पहला। बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम शुरू किया है, दूसरा वाला सही है। भारत बागवानी फसलों का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट, जो दुनिया के फल और सब्जियों के उत्पादन का लगभग 12% है। ठीक है, देखिए भारत जो है आम, केला, अनार, चीकू, नींबू और आंवला जैसे फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में भारत दूसरे स्थान पर है और आम, केला, अनार, चीकू, नींबू, आंवला इनका सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। MB टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित डिवाइस है।
और यह कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए तापमान डेटा लॉन्गर है क्या? कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए तापमान डेटा लॉगर है क्या? ये तो यूएसबी जैसी लग रही है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर, मतलब पेन ड्राइव। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ पंजाब ने अपनी तरह का पहला इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण जो है एमबी टैग विकसित किया है। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। यह डिवाइस जो है खराब होने वाले उत्पादों, टीकों और यहाँ तक कि शरीर के अंगों के, ठीक है, शरीर के अंगों में रक्त के संचार के दौरान उनके आसपास का रियल टाइम तापमान जो है वो दर्ज करता है। और इस डिवाइस को प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र अवध और उसके स्टार्टअप स्क्रैच नेस्ट के अंतर्गत जो है वो विकसित किया गया है। देखिए, यह यूनिवर्सल सीरियल बस यानी यूएसबी डिवाइस के आकार का है, उसी के आकार का तो लग रहा है। और यह कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा करेक्ट है। नैनो यूरिया लिक्विड की प्रभावशीलता परंपरागत यूरिया या सामान्य यूरिया से अधिक होती है। नैनो यूरिया लिक्विड भारत में स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। बताइए कौन सा करेक्ट है। अधिक होती है, कम होती है? देखिए, अधिक ही होती होगी, तभी तो न्यूज़ में, करंट में। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। ये यूरिया से रिलेटेड प्रश्न बड़े पूछता है यूपीएससी। तो हाल ही में दुनिया भर के किसानों के लिए भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड या तरल उर्वरक तैयार किया है। नैनो यूरिया लिक्विड यूरिया के परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्व है, एक तरल है। नैनो यूरिया को पारंपरिक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है और यह पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को न्यूनतम 50% तक कम कर सकता है। ठीक है, इसके 500 मिलीलीटर की एक बोतल में 4000 मिलीग्राम या लीटर नाइट्रोजन होती है, जो सामान्य यूरिया के एक बैग या बोरी के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है, देखिए, परंपरागत यूरिया जो है पौधों को नाइट्रोजन पहुंचाने में 30 से 40% प्रभावी है, जबकि नैनो यूरिया लिक्विड की प्रभावशीलता 80% से अधिक है। तो करेक्ट हो गया पहला वाला स्टेटमेंट। इसे स्वदेशी रूप से नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात में आत्मनिर्भर भारत अभियान और आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप विकसित किया गया है। तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया। ये पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, नैनो यूरिया लिक्विड। तो ये 10 प्रश्न थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए, कुछ करंट कुछ स्टैटिक। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर था 108। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है कल मॉर्निंग तक टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, उनको इकट्ठे कर लीजिएगा रिवीजन करने के लिए। धन्यवाद।